Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. और आज का हमारा टॉपिक है एमएसएस या वॉमिटिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को हाईलाइट करता है। सोचिए अगर आप किसी हार्मफुल चीज़ को खा लें तो बॉडी कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, राइट? ये लेक्चर आपको ये सब समझाएगा और ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ और फार्मेसी प्रैक्टिस से, अगर आपने फार्मेसी की तरफ इंटरेस्ट रखा है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एमएसएस और वॉमिटिंग, स्टेजेस ऑफ एमएसएस, एमेटिक्स यानी कि वॉमिटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग एंड एक्शंस क्या हैं। द फर्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन टू एमएसएस और वॉमिटिंग। एमएसएस means vomiting. It is the forceful expulsion of gastric contents through the mouth. Purpose: helps remove harmful substances from the stomach duodenum. Anatomy and control: the vomiting center in the medulla oblongata and the chemoreceptor trigger zone (CTZ) coordinate vomiting. Vomiting center drives the coordinated contractions of the digestive tract, small intestine to stomach to esophagus that expel contents, right? CTZ detects drugs, toxins in the body and can trigger vomiting. Clinical note: severe vomiting can cause dehydration, esophageal injuries and electrolyte disturbances. Management includes fluid replacement, for example clear fluids or oral dehydration, not just stopping the vomiting. अच्छा, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है? बोल क्या रहे हैं? सबसे पहले एमएसएस मीन्स वॉमिटिंग, यानी जोर से स्टमक और ड्यूडेनम के कंटेंट्स को माउथ से बाहर निकालना, राइट? ये प्रोसेस फोर्सफुल होता है और बॉडी की एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है? पर्पस को समझते हैं। एमएसएस का मकसद है बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे टॉक्सिन्स या खराब चीजें उनको रिमूव करना। ये स्टमक और ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है ताकि बॉडी को नुकसान ना हो किसी भी किस्म का। एनाटॉमी और कंट्रोल के बारे में बात ये कर सकते हैं। ये प्रोसेस मेडुला ऑब्लोंगेटा में वोमिटिंग सेंटर और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन यानी कि CTZ से कंट्रोल होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का एक पार्ट है जो बेसिक बॉडी फंक्शंस हैंडल करता है जैसे ब्रीदिंग और हार्ट बीट। वोमिटिंग सेंटर यहाँ होता है और ये वोमिटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ठीक है? ये सेंटर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्शंस को मैनेज करता है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक तक और फिर ईसोफेगस तक, ताकि कंटेंट्स बाहर निकाले जा सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं CTZ के बारे में। ये एक स्पेशल एरिया है जो ब्रेन में होता है और ये ड्रग्स, टॉक्सिन्स या केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। अगर बॉडी में कोई हार्मफुल चीज पहुंचे तो CTZ सिग्नल देता है वोमिटिंग सेंटर को और फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सिग्नल कौन दे रहा है? CTZ। एक क्लिनिकल नोट भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर वोमिटिंग सीवियर हो जाए तो ये डिहाइड्रेशन और एसोफेरिंजियल इंजरीज यानी एसोफेगस जो फूड का जो बेसिकली आपकी जो पाइपलाइन होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकती है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड हैं जो बॉडी के बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए मैनेजमेंट में सिर्फ वॉमिटिंग को स्टॉप करना ही काफ़ी नहीं होता, हमें हमेशा फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करना चाहिए। ये क्लियर फ्लूइड या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस से किया जा सकता है जैसे कि ORS, ताकि बॉडी के वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस बना रहे। सो टू समराइज, एमएसएस या वोमिटिंग बॉडी की एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हेल्थ रिस्क बन सकता है। अच्छा, हमारे पास एक डायग्राम है, पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम में ब्रेन और गट के दरमियान सिग्नल फ्लो दिखाया गया है जो वोमिटिंग को ट्रिगर करता है। सबसे पहला पॉइंट ये है पूरे सिस्टम का ओवरव्यू। एमएसएस एक ब्रेन गट रिफ्लेक्स है जिसमें कई इनपुट स्ट्रीम्स मिलकर वोमिटिंग सेंटर यानी कि मेडुला तक सिग्नल भेज रहे होते हैं। अलग अलग रिसेप्टर्स इन कीमोसेंसिटिव या वेस्टिबुलर साइट्स सिग्नल को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इन सिग्नल्स के साथ मिलकर वोमिटिंग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं। फाइनल रिफ्लेक्स के तौर पर डायफ्रामेटिक और एब्डोमिनल मसल्स की कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। स्टमक, एसोफेगस के स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं और कंटेंट मुंह की तरफ एक्सपेल होता है। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें आप इसमें देख भी सकते हैं डायग्राम के अंदर, वेस्टिबुलर इनपुट जो आपका इनर एयर होता है, ठीक है, इनर एयर से सिग्नल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं। ये सिग्नल्स खासकर मोशन सिकनेस या बैलेंस डिस्टर्बेंसेस से आते हैं। इन सिग्नल्स पर हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है, इन सिग्नल्स पर हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, इसलिए मोशन सिकनेस में एंटी हिस्टामिन्स या एंटी मस्कुलिनिक्स फायदेमंद होती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और रिसेप्टर्स H1 एंड M।
वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में H1 एंड M रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन नोजिया वोमिटिंग पाथवेज को ट्रिगर करती है। M रिसेप्टर्स कौन? मस्कुरानिक रिसेप्टर्स, राइट। ये समझाता है कि एंटीहिस्टामिन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स मोशन रिलेटेड वोमिटिंग में क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ पॉइंट विच इज CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और D2 रिसेप्टर्स। CTZ मेड्यूला में एक कीमो सेंसिटिव एरिया है जो खून CSF में ड्रग्स या टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करता है। इस एरिया में डोपामीन यानी कि D2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने पर वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एंटी एमेटिक्स में D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसलिए यूज किया जाता है ताकि वोमिटिंग रुकी जा सके, ठीक है। देन वी हैव फिफ्थ पॉइंट 5-HT3 रिसेप्टर विच इज सेरोटोनिन। गट में एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स इरिटेंट्स पर सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर्स वेगल एफरेंट्स और CTZ पर एक्ट करते हैं जिससे वोमिटिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट जैसे ऑन्डेनसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन कीमोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग में आमतौर पर फर्स्ट लाइन होते हैं, ठीक है। देन वी हैव 6 पॉइंट वोमिटिंग सेंटर की इंटीग्रेशन। वोमिटिंग सेंटर इन तीनों इनपुट सोर्सेज वेस्टिबुलर, CTZ और वेगल गेट सिग्नल से सिग्नल्स को इंटीग्रेट करता है। ये मोटर आउटपुट को कोऑर्डिनेट करता है। डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस, LES यानी अपर GI स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन और वोमिटिंग के रिफ्लेक्स को परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है विच इज अबाउट ऑफ क्लिनिकल रेलेवेंस। डायग्राम ये समझाती है कि क्यों एंटी एमेटिक क्लासेस इफेक्टिव हैं। वेस्टिबुलर इनपुट के लिए H1 एंटागोनिस्ट, मस्कुरानिक ब्लॉकर्स काम करते हैं। गट CTZ पाथवे के लिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट बहुत इफेक्टिव है। CTZ में D2 एंटागोनिस्ट भी वोमिटिंग को रोकते हैं। यह सेफ्टी याद रखना बहुत जरूरी है। साइड इफेक्ट जैसे सेडेशन, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, EPS, D2 एंटागोनिस्ट या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया फॉर 5-HT3 एंटागोनिस्ट आम होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने डायग्राम की लेबलिंग के मुताबिक टारगेट्स पे फोकस करें तो वेस्टिबुलर ओरिजिन के नोजिया यानी कि H1 ब्लॉकर्स या एंटी मस्कुरानिक्स, कीमोथेरेपी पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया के लिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट ऑफन कंसीडर्ड एज फर्स्ट लाइन और जरूरत पर D2 एंटागोनिस्ट। हर पेशेंट की सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग जरूरी होती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हम एमसिस के स्टेजेस को डिटेल में कवर करेंगे। Nausea, unpleasant sensation often with cold sweat, pallor, excessive salivation, and mild gut motility changes frequently precedes vomiting but can occur alone. Retching, involuntary labored movements of the abdominal wall, chest and diaphragm without expulsion of contents, vomiting, forceful expulsion of GI contents through the mouth. Evolutionary perspective, a protective defense to rid the body of toxins. Mechanism, detail. The stomach and its sphincters are largely relaxed. Most expulsion force come from the diaphragm and abdominal muscles, right? एमिसिस 3 मेन स्टेजेस में होता है, nausea, retching and vomiting। हर स्टेप को हम डिटेल में समझते हैं। nausea एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है जैसे स्टमक में डिस्कम्फर्ट या बैड टेस्ट। इसके साथ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कोल्ड स्वेट यानी आपको जो है वो पसीना आता है, ठंड लगती है, ठीक है। देन वी हैव पैलर जो फेस का पेल होना होता है, ठीक है। देन वी हैव एक्सेसिव सलाइवेशन यानी ज़्यादा सलाइवा बनाना और माइल्ड गट मोटिलिटी चेंजेस यानी कि मतलब इंटेस्टाइन की जो है वो मोटिलिटी में चेंजेस होना। ये स्टेज वोमिटिंग से पहले आता है लेकिन कभी कभी अकेले भी हो सकता है, ठीक है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं अगर इसको, ये बॉडी का सिग्नल है कि कुछ गलत है जैसे टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। देन वी हैव सेकंड स्टेज विच इज रेचिंग। ये इनवॉलंटरी और लेबर्ड मूवमेंट्स है, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर, जिसमें एब्डोमिनल वॉल यानी एब्डोमिनल वॉल जिसको बोलते हैं पेट की वॉल, चेस्ट और डायफ्राम किसको बोलते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इनके जो मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस स्टेज में कंटेंट्स बाहर नहीं निकलते, सिर्फ बॉडी तैयार करती है जैसे वो एक्सपेल करने वाली है। ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है। देन वी हैव थर्ड एंड फाइनल स्टेज विच इज वोमिटिंग। तीसरा और फाइनल स्टेज है हमारे पास वोमिटिंग। ये एक्चुअल फोर्सफुल एक्सपल्जन है GI कंटेंट्स यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो स्टमक और इंटेस्टाइन का मटेरियल है, ठीक है, माउथ से बेसिकली बाहर। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये एक प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि बॉडी टॉक्सिन से छुटकारा बेसिकली पा सके। मैकेनिज्म डिटेल में अगर हम समझते हैं तो स्टमक और उसके स्फिंक्टर्स जो वेल्व्स हैं लार्जली रिलैक्स्ड होते हैं और ज़्यादा फोर्स डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल से आती है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर बनाते हैं ताकि कंटेंट्स बाहर पुश हो सकें, ठीक है। तो ये स्टेजेस को याद रखिए, नोजिया से शुरू, रेचिंग से बिल्डअप और फिर वोमिटिंग से एंड। ये समझना जरूरी है क्योंकि फार्मेसी में जैसे एंटी एमेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं हम इन स्टेजेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द emetics, vomiting agents, what they are. Drugs that induce vomiting used when a harmful substances has been ingested.
Important safety notes: do not use emetics if the patient is not fully conscious, and do not use if the ingested substance is corrosive. Examples and actions: apomorphine, synthetic morphine derivative, dopaminergic agonist acting on CTZ. Administration: intramuscular IM or subcutaneous SC, typical dose discussed in text in 6 milligram. Ipecac, derived from syphilis. Ipecac contains amytine. Mechanism: irritates gastric mucosa and acts on CTZ. अच्छा, ये वो ड्रग्स हैं जो वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, मतलब वोमिटिंग को ट्रिगर करते हैं। ये तब यूज होती हैं जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस इंजेस्ट हो जाए, जैसे पॉइजन या टॉक्सिक चीज, ताकि बॉडी से जल्दी रिमूव हो सके। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी नोट है, एमेटिक्स का यूज तभी करें जब पेशेंट फुली कॉन्शियस हो, यानी पूरा होश में हो। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो एमेटिक्स यूज मत करें, क्योंकि ये और नुकसान कर सकते हैं। अगर इंजेस्टेड सब्सटेंस कोरोसिव हो, यानी जो चीज एसिड या अल्कली जैसी हो और स्किन या टिश्यूज को बर्न करे, तो एमेटिक्स यूज नहीं करें, वरना इंजरी हो सकती है। ये सेफ्टी रूल्स फार्मेसी स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, देन वी हैव एग्जांपल्स एंड एक्शंस। दो मेन एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे, एपोमॉर्फिन एंड पहली एग्जांपल एपोमॉर्फिन की। ये एक सिंथेटिक मॉर्फिन डेरिवेटिव है, मतलब ये मॉर्फिन से बनाया गया है लेकिन सिंथेटिक वे में। इसका मैकेनिज्म है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी ये डोपामीन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और ये CTZ पर एक्ट करता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, तो जब एपोमॉर्फिन CTZ को स्टिमुलेट करे तो वोमिटिंग ट्रिगर हो जाती है। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन। ये IM या SC सबक्यूटेनियसली रूट से दी जाती है। इंट्रामस्कुलर मतलब ऑब्वियसली मसल में इंजेक्शन, और सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे। टिपिकल डोज जो टेक्स्ट बुक्स में डिस्कस होती है वो है 6 mg, लेकिन हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से यूज करें। दूसरी एग्जांपल है एपिकाक। ये एक प्लांट से डिराइव होता है जिसका नाम है सिफालिस एपिकाक। इसमें मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट एमिटीन है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है, यानी स्टमक की लाइनिंग को परेशान करता है, और CTZ पर भी एक्ट करता है, जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। तो दोस्तों, ये एमेटिक्स का यूज सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, जैसे पॉइजनिंग, और हमेशा प्रिकॉशंस के साथ, राइट। हमने एमएससीज या वोमिटिंग को डिटेल में कवर किया, इंट्रोडक्शन से शुरू करके एनाटॉमी स्टेजेस एमेटिक्स और उनके एग्जांपल्स तक। ठीक है, ये टॉपिक आपके फार्मेसी करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप एंटी एमेटिक ड्रग्स या पॉइजन मैनेजमेंट में काम करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर and we will start from the antiemetics, which will be the part 2 of this lecture. So till then, take care of your health, revise your notes, and stay curious. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.